हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वाइब्स एजुकेशन पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता ही है, हमने लास्ट लेक्चर के अंदर अफ्रीका महाद्वीप का पहला पार्ट किया था। आज हम अफ्रीका महाद्वीप को कंप्लीट कर देंगे 2 लेक्चर्स के अंदर। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। वर्ल्ड ज्योग्राफी बाय मैपिंग अपन ये लेक्चर सीरीज चल रही है, उसको आगे कंटिन्यूस करते हैं। माई सेल्फ आशुतोष टेलर, स्टडी वाइब एजुकेशन, ये मेरा ब्रीफ इंट्रो है। स्टडी वाइब एजुकेशन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप हमसे जुड़ सकते हैं और अपने नॉलेज को बिल्ड कर सकते हैं। साथ ही साथ अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पर जोड़ने के लिए लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ये अफ्रीका महाद्वीप के बारे में हमने कुछ कुछ चीज़ें पढ़ी थी, तो मैं रिवाइज करूँ या नहीं करूँ, मैं लेक्चर को ही आगे लेना चाहूँगा क्योंकि थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। तो हमें शॉर्ट में सारी चीज़ें पढ़नी है। तो मैं थोड़ा एक बार ब्रीफ इंट्रो वापस बता देता हूँ। क्षेत्रफल की दृष्टि से सेकंड जो है वो महाद्वीप है यहाँ पर, और आधुनिक मानव की जन्मभूमि कही जाने वाली थी। आर्थिक, राजनीतिक और शैक्षणिक तकनीक से क्या था, पिछड़ा हुआ था। तो इसकी संज्ञा स्टैनले एंड लिविंगस्टोन द्वारा कहा गया था। ठीक है ना। स्थिति विस्तार अगर स्थिति देखें तो यहाँ पर कहाँ है, अफ्रीका के राइट साइड में जो हिंद महासागर आ जाता है और लेफ्ट साइड में अंटार्कटिक या अंध महासागर आ जाता है। ऊपर की तरफ जाए भूमध्य सागर है, नीचे की तरफ आर्टिक महासागर है। और इसके बाद में हमने जल संधि के बारे में पढ़ा था। तो जिब्राल्टर जल संधि, बाबुल मुंडाव जल संधि, ये दो जल संधि हमने वहाँ पर पढ़ी थी। फिर अफ्रीका के चारों महाद्वीप के अंदर स्थित है, चारों गोलार्ध के अंदर स्थित है। अफ्रीका एक ऐसा महाद्वीप है जो चारों गोलार्धों के अंदर स्थित है, और चार ही यहाँ पर क्या करी जाती है, महत्वपूर्ण रेखाएं इस महाद्वीप के ऊपर से गुजरती है। अफ्रीका टोटल 55 देशों से मिलकर बना हुआ है। तो 48 तो क्या है, भूमिगत देश है, जहाँ पर जनसंख्या की दृष्टि से नाइजीरिया जो है वो सबसे बड़ा सर्वाधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र है, मुख्य भूमि वाला है। और अगर देखा जाए तो क्षेत्रफल की दृष्टि से अल्जीनिया जो है वो सबसे बड़ा देश है। ठीक है ना। यहाँ पर 6 जो है द्वीप समूह है। तो मेडागास्कर, मॉरिशियस, कोमरोन और सेल्सियस और कैप वर्दे और सामो सोमोडोमो, ये जो है ये 6 द्वीप हैं। इनके नाम आपको ध्यान रखना है, ये कभी भी पूछे जा सकते हैं। मेडागास्कर जो है वो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, और व्यापारिक दृष्टि से देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और विश्व में ये जो है चौथा सबसे बड़ा द्वीप है। पहले पे ग्रीनलैंड आ जाता है, दूसरे पे पापुआ गिनी ऑस्ट्रेलिया वाला प्रशांत महासागर में है, और बोनीबिया जो है ये भी यहाँ पर आता है। तो ये जो है ये प्रशांत महासागर में है, और ये 4th नंबर पर। तीनों मैंने आपको इसमें एक ब्रीफ इंट्रो में हमने बता दी। इसके बाद में हमने इसके बारे में कुछ कुछ और पढ़ा था। तो वहाँ पर हमने इनकी कुछ माउंटेन्स रेंज के बारे में पढ़ा था। माउंटेन्स रेंज के बारे में पढ़ा था। मेडागास्कर के बाद में एक मैं सिर्फ नाम बताऊंगा, आप ब्रीफ इसको लास्ट लेक्चर में एक बार वापस देखना। अगर आपने नोट्स बनाए तो नोट्स में देखना, ठीक है ना। अगर यहाँ पर देखा जाए पर्वत श्रृंखला में आती है एटलस पर्वत श्रृंखला। एटलस के बाद में हमने पढ़ा था किलिमंजारो, डेक्कन्सबर्ग, और उसके साथ में हमने किलिमंजारो पढ़ लिया, डेक्कन्सबर्ग पढ़ लिया था, माउंट केनिया पढ़ा था, माउंट रूवेजोनियो ये पढ़ा था, जो जोरी सॉरी रूवेजोरी पढ़ा था, ये हमने पढ़ा था। उसके बाद में हमने झीलें पढ़ी थी। लेक्स में विक्टोरिया झील पढ़ी थी, ताना झील पढ़ी थी, टंगनी झील पढ़ी थी, मालवी या फिर नियासा झील जिसे कहा जाता है, और चांद झील पड़ी थी। ये झीलें हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली थी। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ था जो हमने अभी तक पढ़ा, उसको बहुत ही कम टाइम में हमने यहाँ पर रिवाइज कर लिया। तो इस तरह से रिवाइज भी आप करेंगे तो आपके लिए भी बहुत यूजफुल रहेगा। आगे चलते हैं, अब नदियों के ऊपर आते हैं। तो हम सबसे पहले अफ्रीका की कुछ नदियाँ देखते हैं। क्या देखते हैं, अफ्रीका की नदियाँ, अफ्रीका की नदियाँ। ठीक है, अफ्रीका की नदियों के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो अफ्रीका की नदियाँ कहाँ कहाँ बहती है। सबसे पहले अफ्रीका की सबसे लंबी नदी के बारे में ऑब्वियसली आपने सुना ही होगा, ठीक है ना, जिसे आप विश्व की सबसे लंबी नदी भी कहते हैं। और वो 2 धाराओं के रूप में निकलती है, उसके बाद में वो झील क्या बनती है, एक बड़ी नदी के रूप में बनती है। तो आई होप आपका नाम माइंड में आ ही गया होगा, और ऑब्वियसली सभी को आना है। तो यहाँ पर जो झील है वो झील है नील नदी। नील नदी जो है सबसे बड़ी नदी है, सॉरी नदी है, झील बोल दिया मैं, माफी चाहता हूँ। ये 2 धाराओं से निकलती है, ठीक है ना, 2 धाराओं से निकलती है, और इस तरह से उत्तर की ओर बहती है। क्या बहती है, उत्तर की ओर बहती है। 2 धाराओं से निकलती है और उत्तर की ओर बहती है। तो ये इस तरह से आपको एक क्षेत्र बना देती है। तो ये है नील नदी, ठीक है। नील नदी के बारे में पढ़ा आपने, नील नदी हमने पहली नदी पढ़ी, ठीक है। नील नदी के बाद में अगर देखें तो नाइजीरी नदी, नाइजर नदी है। नाइजर नदी जो है वो यहाँ से निकलती है, और इस तरीके से यहाँ गिरती है। ये नाइजर नदी, ठीक है। दूसरी नदी के बारे में पढ़ा, 2 नदियां हैं, आप नाम याद रखेंगे तो आपको ऑब्वियसली अच्छी तरीके से याद हो जाएगी। तीसरी एक ऐसी नदी है जो ऊपर की ओर नीचे से निकलती है, और ऊपर की ओर जाके फिर वापस नीचे आती है, कॉन्गो रिवर, ठीक है ना। कॉन्गो या जायरे, कॉन्गो कॉन्गो नदी या जायरे रिवर, ठीक है। ये है दूसरी नदी, ये हमने बताई दी आपको, ठीक है। इसके बाद में एक निकलती है यहाँ से, कुछ इस तरीके से निकलती है। ये आती है आपकी जोम्बेजी नदी, जम्बेजी नदी या जाम्बेजी नदी कहा जा सकता है। ये जाम्बेजी नदी निकली, और यहाँ पर आपका मेडागास्कर तो है ही, मेडागास्कर, और मेडागास्कर के दोनों साइड में निकलने वाली नदी जो है वो ऑरेंज नदी, ऑरेंज रिवर, ठीक है। ये ऑरेंज रिवर है, इसको आप क्या कह देंगे, ऑरेंज रिवर, ऑरेंज रिवर, ठीक है। ये ऑरेंज रिवर है जो आपके दोनों साइड में जाती है, ऑब्वियसली इस तरह से निकलती है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर देखा जाए, ऑरेंज रिवर बता दिया, इसके बाद में आप देखें तो ये हो गया, ओके 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 ओके। ये जो है ये लिम्फाथुरा, लिम्पोपो रिवर है,
एक दो उस तरह से निकलती है, ऑरेंज रिवर उस साइड में निकलती है और लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में जाती है लिम्फो। तो ये मैंने गलत बना दिया, कोई इशू नहीं, इसको एक बार हटा ही देते हैं। पापुआ मेडागास्कर को एक बार हटा देते हैं भाई, खुल, ठीक है। ओके, यहाँ पर एक द्वीप पड़ता है, एक जगह है जिसे आशा अंतरिक्ष द्वीप कहते हैं। आशा अंतरिक्ष, आशा अंतरिक्ष द्वीप, कैप ऑफ गुड होप, क्या बोलता है, क्या बोला जाता है, कैप फॉर गुड होप। जो ये कैप ऑफ गुड होप है, ये पुर्तगाल के राजा थे, किंग जॉन सेकंड के द्वारा रखा गया नाम है, तो इसे भी याद रखना बनता ही है। और अगर इसकी एक बार स्ट्रक्चर देखें तो ऊपर भूमध्य सागर है, मैंने आपको बता ही दिया था, भूमध्य सागर, ठीक है, ऊपर भूमध्य सागर आ गया। लेफ्ट साइड में आपको पता है कि हिंद महासागर रहता है हमारा, तो हिंद महासागर, ठीक है। और इस साइड में आपको आर्टिक, अटलांटिक महासागर, ठीक है। और ये सारा हमने यहाँ पर डिस्कस किया, कैप ऑफ हॉल बता दिया, ऑरेंज रिवर बता दी। अब यहाँ पर दो कुछ चीज़ें और देखते हैं कि कर्क रेखा, सबसे पहले 3 रेखाएं निकलती है, वो आपको पता ही है, तो मैं इसको ज़्यादा वो करना भी नहीं चाहूँगा, आप इसको हल्के से देख लीजिए। ये कर्क रेखा हो गई, और फिर हमने यहाँ पर बीच में जो थी भूमध्य रेखा निकलती है, ये भूमध्य रेखा, ठीक है। और लास्ट में जो आती हुई कर्क रेखा, ये कंप्लीट होता है, ठीक है। नदियां हमने पढ़ ली, नील नदी पढ़ी सबसे पहले, नाइजर नदी पढ़ ली, कांगो रिवर देखी, और जाम्बेजी, लिम्फेपो रिवर और ऑरेंज रिवर, और आशा अंतरिक्ष द्वीप जो है उसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये यहाँ पर रिवर्स हमने यहाँ पर पढ़ी है। अब इसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो नील नदी जो है वो विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो आपको यहाँ पर लिख लेना है कि क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है। आप नोट्स मेरी तरह ही शॉर्ट्स में बना सकते हैं, आपको याद रखने में ज़्यादा सुविधा रहेगी बजाय लॉन्ग नोट्स लिखने के, ठीक है ना। सबसे लंबी नदी हो गई, यहाँ पर आप लिख लीजिएगा सबसे लंबी नदी है, ठीक है। नील नदी क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी है, और इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, 2 धाराओं के रूप में होती है, उत्पत्ति 2 धाराओं में, ठीक है। 2 धाराओं में इसकी क्या होती है, उत्पत्ति होती है। अगर पहली धारा जो है वो कहाँ से निकलती है, वो विक्टोरिया झील से निकलती है, और दूसरी धारा जो है ताना झील से निकलती है। तो विक्टोरिया झील से जो निकलती है उसको क्या कहा गया है, श्वेत नील, मैं वहाँ बोलना भूल गया, सॉरी, श्वेत नील, श्वेत नील, श्वेत नील कहा गया, जो किससे निकलती है, विक्टोरिया झील से, ठीक है। दूसरी जो झील निकलती है वो निकलती है ब्लू नील निकलती है ताना झील से, या ताना झील से, ठीक है। तो ये अपने दोनों के बारे में डिस्कस किया कि भाई 2 धाराएं निकलती है, 2 धाराओं के रूप में नील नदी निकलती है, पहला श्वेत नील विक्टोरिया झील से, ब्लू नील ताना झील से। नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। वो दोनों चीजें मैं यहाँ पर बताना भूल गया, ये जो था यहाँ पर विक्टोरिया और यहाँ पर ताना, ओके, दैट्स गुड। यहाँ एक लाल सागर भी आता है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे थोड़ा सा जैसे जैसे आएगा, तो ओके। देन नेक्स्ट आते हैं, ये हमने दोनों नील नदी के बारे में पढ़ा। नील नदी के बारे में कुछ और फैक्ट्स हैं जिनको भी जानने की कोशिश करते हैं। जो नील नदी है, नील नदी क्या है कि एक्चुअल में हम देखा जाए तो बनी हुई तो 2 धाराओं से है, पर ये सबसे लंबी नदी होने के कारण श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी जो है उत्तरी सूडान की राजधानी खुर्दन में जाकर मिलती है और नील नदी का निर्माण करती है। मतलब ये कहाँ पर जाकर नील नदी बनेगी, हमें 2 धाराएं निकाली, दोनों धाराएं कहाँ पर जाकर मिलती हैं, तो दोनों धाराएं हमें यहाँ पर ये इस जगह पर जाकर मिलती है। इसको इन्होंने कहा ये जो है ये उत्तरी सूडान की राजधानी है। ब्लू नील नदी और श्वेत नील नदी कहाँ जाकर मिलती है, तो यहाँ पर मैं इसको इस तरह से लिख दूँ, दोनों मिलती है, उसको दोनों मिलती है सूडान में, उत्तरी सूडान, ठीक है, उत्तरी सूडान के अंदर मिलती है। और इसकी राजधानी जो है, राजधानी आपको पता हो गई खातून है, खातून में यहाँ पर मिलती है। तो मैं इसको आगे की तरफ थोड़ा लिख देता हूँ कि इसको लिख देते हैं अपन, कोई इशू नहीं है, ब्लैक पेन ले लेते हैं थोड़ा सा। श्वेत नील नदी प्लस ब्लू नील नदी, ठीक है। श्वेत नील नदी और ब्लू नील नदी जहाँ पर मिलती है वो उत्तरी सूडान है, उत्तरी सूडान। और उत्तरी सूडान को आप क्या बोलते हैं, उत्तरी सूडान को मिलती है और यहाँ पर उसकी राजधानी है, उत्तरी सूडान की राजधानी खार्तून में मिलती है। और खार्तून में मिलने के बाद में इसको क्या कहा जाता है, नील नदी। तो नील नदी नाम कहाँ से रखा गया है, तो खार्तून में जहाँ से दोनों नदियाँ मिलती है वहाँ पर, ठीक है ना, खार्तून में मिलती है और खार्तून से आपको इसको नील नदी कहा जाता है। नील नदी जो है वो वरदान मित्र कहा जाता है। नील नदी अफ्रीका को क्या कहा जाता है, वरदान मित्र कहा जाता है, क्योंकि बहुत लंबी है, पीने के लिए बहुत ही, और काफी इसमें क्या है, सभ्यताएं पनपी है। तो मिस्र की सभ्यता भी नील नदी के किनारे पनपी है, इजिप्ट सिविलाइजेशन जिसे कहा गया है। और मिस्र में जो है आसमान एक बांध बनाया गया है, और बांध तथा झील का निर्माण भी इसी से करा गया है, नील नदी पे। नील नदी के किनारे मिस्र की राजधानी काहिरा
काहिरा जो है वो स्थित है और भूमध्य सागर को डेल्टा भी बनाती है। मैंने लास्ट में एक डेल्टा टाइप बनाया था, तो वो डेल्टा भी बनाती है। और डेल्टा का अगर सर्वप्रथम देखा जाए तो किसने कहा था, तो हेरो डेट्स ने कहा था कि ये डेल्टा होता है, डेल्टा इस तरह की न्यू तरीके से। और नील नदी है जो मुहाने पर मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह भी स्थित है, जो भी हम अब इसके बाद में डिस्कस करते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। चलिए देखते हैं, मैं लिखता हूँ उसको थोड़ा थोड़ा सा ताकि आप इसको समझ पाएं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर होने वाली है या किन किन चीज़ों की डेवलपमेंट यहाँ पर हुआ है। ठीक है ना। तो ये नील नदी को क्या कहा जाता है, वरदान मित्र कहा जाता है। वरदान मित्र कहा जाता है, आपको याद रखना है कि वरदान मित्र किसे कहते हैं, तो वरदान मित्र नील नदी को कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने काफ़ी चीज़ें यहाँ पर डेवलपमेंट्स हुई हैं, सिविलाइजेशन यहाँ पर आए हैं। तो आप क्या क्या लिख सकते हैं, इजिप्ट सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन, इजिप्टियन सिविलाइजेशन जैसे मिस्र की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, सभ्यता का क्या हुआ है, विकास हुआ है और निर्माण हुआ है। अगर कहा जाए विश्व की सभ्यता का निर्माण इसी नदी के किनारे। और इसे वरदान मित्र भी क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी चीज़ें कहने का तात्पर्य काफ़ी खनन हुआ है, तो यहाँ पर काफ़ी चीज़ें ऐसी मिली है जिनसे हमें साक्ष्य मिलते हैं कि पुराने ज़माने में क्या क्या चीज़ें थी और किन किन चीज़ों के द्वारा यहाँ पर लोग जिया करते थे, और लोगों के बारे में हमें कुछ महसूस होता है कि भाई कैसी सभ्यता यहाँ पर लोग निवास करते थे। ठीक है ना। मिस्र को आसवान बांध और नासिर झील स्थित है। अगर देखा जाए तो ऑब्वियसली झील निकलेगी तो एक बांध बनाया, और नदी निकलेगी तो झील और बांध बनाया जाएगा। तो यहाँ पर एक बांध बनाया गया है, तो बांध का नाम क्या है, मिस्र में एक बांध बनाया गया है नील नदी पर, नील नदी पर मिस्र में जो बांध बनाया गया है, मिस्र, ठीक है, इजिप्ट बोल दीजिए, मिस्र में बांध बनाया गया है और बांध का नाम है, बांध बनाया गया है आसवान बांध। ठीक है, आसवान बांध बनाया गया है और आसवान बांध के साथ में एक झील का निर्माण किया गया है, तो नासिर झील। ठीक है, ये याद रखना है कि नासिर झील स्थित है नील नदी पर। कौन सा बांध स्थित है, मिस्र के अंदर, और कौन सी हमारे पास में झील स्थित है, तो दोनों आपको नासिर जान और आसवान बांध ये दोनों याद रखना है। तो और मिस्र की राजधानी जो है, मिस्र की राजधानी काहिरा जो है नील नदी के किनारे स्थित है। नील नदी के किनारे क्या स्थित है, ठीक है, नील नदी के किनारे मिस्र की राजधानी, मिस्र की राजधानी काहिरा स्थित है। ठीक है, मिस्र की राजधानी जो है वो काहिरा कहाँ स्थित है, नील नदी के किनारे स्थित है। और यहाँ पर भूमध्य सागर में क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। ठीक है, भूमध्य सागर में डेल्टा निर्माण। ठीक है, और अगर देखा जाए तो डेल्टा का शब्द सर्वप्रथम सबसे पहले उपयोग किसने किया था, तो हेरोडोस, हेरोडोस ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया था। ठीक है, हेरोडोस ने डेल्टा शब्द का क्या किया था, सबसे पहले प्रयोग किया था। छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर हम समझने के लिए बैठें तो काफ़ी चीज़ें अच्छी से समझ में आ जाएगी, और अगर हम याद भी करने के पर्पज से बैठे तो भी हमें याद हो जाएगी। थोड़ा सा कुछ कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, बाकी सारी चीज़ें नॉर्मली समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, बाकी एक्सप्लेनेशन रहता है जो क्लियर तरीके से हो रहा है। और यहाँ पर एक चीज़ मैंने बताई थी, यहाँ पर एक सबसे बड़ा बंदरगाह भी है। लास्ट पॉइंट हमारे यहाँ पर रहता है मिस्र का सबसे बड़ा बंदरगाह। ठीक है ना, मुहाने पर स्थित है, नील नदी के मुहाने पर मिस्र का सबसे बड़ा, सबसे प्रसिद्ध कह सकते हैं, सबसे बड़ा प्रसिद्ध बंदरगाह। भाई नदी कहीं निकलेगी, कहीं ना कहीं सागर में जाके मिलेगी, तो उसका मुहाना बनेगा, मुहाना बनेगा तो मुहाने पर क्या बनाया गया, बंदरगाह। सर्वप्रथम मुहाने पर बनाया गया तो अल्केजेड्रिया, या इसे बोलते हैं सिकंदरिया, सिकंदरिया बंदरगाह। ठीक है, अल्जेड्रिया या सिकंदरिया बंदरगाह जो है वो मिस्र की सबसे प्रमुख बंदरगाह है, जहाँ पर ट्रेड किया जाता है, व्यापार किया जाता है। तो इसके बारे में हमने नील नदी के बारे में पढ़ा। नील नदी दो धाराओं के रूप में निकलती है, विक्टोरिया झील से और ताना झील से, और उत्तरी सूडान में जाकर मिलती है। उत्तरी सूडान की राजधानी खुर्द है, खुर्द के अंदर इसे नील नदी नाम दिया गया है। ये वरदान मित्र है, वरदान मित्र इसलिए क्योंकि यहाँ पर कई सभ्यताओं का विकास हुआ है, कई चीज़ें यहाँ पर खुदाई के दौरान मिलती है, और इजिप्ट सिविलाइजेशन जो है इसी नदी के किनारे पनपी थी, तो काफ़ी यहाँ पर प्रमाण हमें मिलते हैं खनन के दौरान। ठीक है ना, मिस्र की जो नदी है उस पर एक बांध बनाया गया, एक झील बनाई गई है मिस्र के अंदर नील नदी पर। और इसके बाद में हमने देखा कि नील नदी के किनारे मिस्र की राजधानी स्थित है। ठीक है ना, काहिरा। और यहाँ पर एक भूमध्य सागर के अंदर एक डेल्टा बनता है। डेल्टा का सबसे पहले उपयोग
डोटस द्वारा किया गया था और एक सबसे प्रमुख बंदरगाह है जिसे सिकंदर बंदरगाह कहा गया। अगली रिवर के ऊपर आते हैं। अगली रिवर जो थी हमारे पास में कॉन्गो रिवर या जायरे। जायरे रिवर जो है बिल्कुल मिड में है, ठीक है ना। ये अगर हम देखें तो ये बिल्कुल मिड में है और इस तरह से जा रही है कि मतलब पहले ऊपर उत्तर की तरफ गई और वापस फिर पश्चिम की तरफ आ गई, ठीक है ना। और ये भी भूमध्य सागर को 2 बार काटती है, ये चीज़ भी आप ध्यान रखना इसमें। और आप भारत के अंदर भी जाएंगे तो वहाँ भी एक नदी है जो भूमध्य सागर को 2 बार काटती है, वो भी मैं वहाँ पर आपको बताऊंगा और इस चीज़ को वापस रिवाइंड कर देंगे, ठीक है। कॉन्गो रिवर जो है कॉन्गो गणराज्य में कॉन्गो रिवर की सहायक नदी कसाई नदी है, ठीक है ना। कसाई नदी जो है इसकी सहायक नदी है कॉन्गो गणराज्य के अंदर। कॉन्गो गणराज्य है, कॉन्गो एक देश है, ठीक है ना। छोटे छोटे 45 देशों से बना हुआ है, 54 देशों से बना हुआ है, तो यहाँ पर छोटे छोटे और भी देश होंगे, तो उससे यहाँ पर कॉन्गो रिवर का निर्माण हुआ है। तो कॉन्गो रिवर के बारे में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कि कॉन्गो कॉन्गो गणराज्य कॉन्गो गणराज्य में कॉन्गो गणराज्य में कॉन्गो रिवर कॉन्गो नदी नदी की सहायक नदी सहायक नदी कौन सी है, तो सहायक नदी के लिए आपको पता ही है कसाई कसाई नदी, ठीक है ना। यहाँ पर पूछा जा सकता है कि कौन सी इनकी सहायक नदी है, तो कसाई नदी जो है इनकी सहायक नदी है, ठीक है। अफ्रीका की दूसरी सबसे बड़ी, पहली आ गई आपकी नील नदी, सेकंड लार्जेस्ट रिवर, ठीक है। अफ्रीका की क्या है, सेकंड लार्जेस्ट रिवर हो गई, ये बता ही दिया। और कहाँ से निकलती है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि कैंटाग्रा पठार से निकलती है और अटलांटिक महासागर या महासागर के अंदर गिरती है। कहाँ से निकलती है, उत्पत्ति उत्पत्ति जो होती है वो होती है कंटका पठार से निकलती है, पठार कंटका पठार से निकलती है और जो कंटका पठार से अटलांट अटलांटिक अटलांटिक महासागर में गिरती है, ठीक है। अटलांटिक महासागर में क्या करती है, गिरती है। उत्पत्ति के बारे में बता ही दिया। और भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। क्या रखनी है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। भूमध्य रेखा क्या करती है, 2 बार क्या करती है, काटती है। ये बात आपको मैंने बताई दी थी। और यहाँ पर क्या है कि एक कॉन्गो नदी के किनारे बेसिन का निर्माण होता है। जब भी नदी जाती है तो बेसिन का निर्माण होता है, तो बेसिन के निर्माण से सदा बहार वर्षा होती है, सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। मतलब यहाँ पर क्या है, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ताकि क्या होता है कि वहाँ पर बार बार हरदम वर्षा होती रहती है। तो वहाँ की जो जगह होती है वो बायोडाइवर्सिटी से संपन्न होती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे वन पाए जाते हैं, सदाबहार वन नदी के किनारे या बेसिन में। लिख देते हैं कॉन्गो बेसिन में कौन से रिवर पाए जाते हैं, एवरग्रीन एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट एवरग्रीन रैन फॉरेस्ट यहाँ पर पाए जाते हैं। और उसके कारण क्या होती है, बायोडाइवर्सिटी। मैं नेक्स्ट पेज पे इसको वापस लिख देता हूँ, कोई इशू नहीं है, आप इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। क्या पाए जाते हैं, सदाबहार वन, सदा वर्षा वन, है ना, सदाबहार वर्षा वन, ठीक है। सदाबहार वर्षा वन पाए जाते हैं। और सदाबहार वर्षा वन पाए जाने के कारण क्या होती है, जैव विविधता जैव विविधता से मतलब है कि प्राकृतिक देखा जाए तो वहाँ पर फसलें होनी या फिर प्राकृतिक ऐसी ऐसी चीज़ें पाई जाती है प्राकृतिक रूप से, जो तो काफ़ी यूजफुल होती है, जैसे औषधियाँ हुई, रबर हुआ। वन के अंदर जो चीज़ें पाई जाती है वो सारी चीज़ें यहाँ पर पाई जाती हैं, ठीक है ना। और अलग अलग तरह की डाइवर्सिटी पाई जाती है, मतलब विभिन्नताएं पाई जाती है, अलग अलग प्रजाति के, अलग अलग स्पीसीज के, अलग अलग तरीके के पेड़ पौधे वनस्पति पाई जाती है, तो वो सारी बायोडाइवर्सिटी के अंदर आ जाती है। और कॉन्गो नदी जो है, कॉन्गो नदी पर लिविंग स्टोन तथा स्टेनले जलप्रपात भी पाया जाता है। तो ये एक और आपको लिखना है कि यहाँ पर कौन सा फॉल पाया जाता है, तो यहाँ पर 2 लिविंग 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 स्टोन तथा 2 स्टेनले जलप्रपात, ठीक है। यहाँ पर 2 चीज़ें यहाँ पर पाई जाती है, ये आपको ध्यान रखना है। और वापस एक बार रिवाइज करूँ तो सेकंड क्या है, सेकंड यहाँ पर सबसे बड़ी रिवर है अफ्रीका की क्या है, सेकंड सबसे बड़ी रिवर है। और यहाँ पर इसकी जो सहायक नदी है कॉन्गो रिवर की, वो कसाई नदी है। ये एक रिवाइज वापस कर देता हूँ क्योंकि काफ़ी लंबा हो गया। तो कसाई नदी की है और कहाँ से निकलती है, कंटका पठार से निकलती है और किस में जाकर गिरती है, अटलांटिक अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। ये 2 चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। साथ ही साथ में आपको क्या ध्यान रखना है कि भूमध्य सागर को क्या करती है, 2 बार काटती है। भूमध्य सागर को 2 बार काटती है, 2 बार किसको काटती है, भूमध्य सागर को काटती है। और यहाँ पर कौन से वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पर एवर एवर एवरग्रीन एवरग्रीन
रेन फॉरेस्ट, एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट क्या कहा जाता है, पाए जाते हैं। और यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी होती है, ठीक है ना, बायोडाइवर्सिटी, बायोडाइवर्सिटी यहाँ पर क्या करती है, पाई जाती है। दो तीन चीजें आप ध्यान रखेंगे। और दो जलप्रपात हैं, लिविंगस्टोन, लिविंगस्टोन लिविंगस्टोन एंड स्टैनले जलप्रपात, फॉल, ठीक है ना, नायग्रा फॉल। जिस तरह से नायग्रा फॉल है उस तरह से फॉल है, जलप्रपात है। ओके, यहाँ पर कॉन्गो रिवर भी हमने कंप्लीट कर दी। नाइजर नदी जो है वो तीसरी सबसे बड़ी नदी है। फर्स्ट सेकंड थर्ड पे आ गए। नाइजर नदी जो है, जॉज जॉज पठार है यहाँ पर। पठार, अब इसके आगे हम इसके बारे में, पठार के बारे में पढ़ेंगे, पठार वगैरह हम सारा हम डिस्कस करेंगे। हमने जब आपको पर्वत श्रृंखलाएं पढ़ाई उसके बाद में पठार भी आएगा, पठार के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद में नेक्स्ट पठार के बारे में पढ़ेंगे। मैं थोड़ा पहले ऊपर नीचे हो गया, कोई इशू नहीं है, इसको भी हम आगे बता देंगे। जॉज पठार है, जॉज पठार से निकलती है अटलांटिक महासागर में जाके गिरती है। यहाँ पर पेट्रोलियम का सबसे ज्यादा भंडार पाया जाता है। ऑब्वियसली यहाँ पर जो पठार है वो बहुत पुराना पठार है, जैववाष्प बहुत ज्यादा यहाँ पर मिलते हैं, तो इस कारण यहाँ पर क्या है, पेट्रोलियम सबसे ज्यादा मिल रहा है। और तेल नदी के नाम से भी जानी जाती है, तेली नदी के नाम से भी इसको जाना जाता है। किसको, नाइजर रिवर को, ठीक है ना। थोड़ी तेल की परत ऊपर चली हुई निकलती है, तो इसलिए तेली नदी भी बोला जाता है। और नाइजर रिवर विश्व का ताड़ का वृक्ष भी कहा जाता है, ताड़ वृक्ष, ठीक है ना, ताड़ का वृक्ष भी इसको कहा जाता है। और यहाँ पर क्या है कि ताड़ का तेल ज्यादा निकलता बनता है, इसलिए इसको ताड़ का वृक्ष कहा जाता है। कौन सा तेल निकलता है, ताड़ का तेल, तो ताड़ का वृक्ष, ठीक है ना। यहाँ पर एक बांध है, केजी बांध यहाँ पर स्थित है। तो ये हम थोड़ा सा इसमें ब्रीफ के बारे में इसमें आपको आगे डिस्कस करते हैं कि हमने क्या क्या लिखा, क्या क्या पढ़ा। इसको थोड़ा मैं लिख भी देता हूँ आपके लिए, ताकि आप इसको एज ए नोट्स बना पाए, ठीक है ना। यहाँ पर पहली लाइन लिख लेते हैं, अफ्रीका की क्या है, अफ्रीका की थर्ड लार्जेस्ट रिवर, ठीक है ना, अफ्रीका की तीसरी सबसे बड़ी नदी। लिखने में इंग्लिश हिंदी कोई इशू नहीं है, आप देख सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल दिया मैंने अपने मुंह से, तो आप इसको लिख लेना, ठीक है। अब नाइजर नदी जो है कौन से पठार से निकलती है, उत्पत्ति जो होती है जॉस का पठार, जॉस के पठार से निकलती है, और कहाँ तक जाती है, अटलांटिक महासागर तक, ठीक है ना। अटलांटिक महासागर में जाकर क्या हो जाती है, गिर जाती है, ठीक है। और यहाँ पर क्या पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पेट्रोलियम के भंडार, पेट्रोलियम 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 के भंडार यहाँ पर पाए जाते हैं। पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, तेली नदी। दो तीन चीजें होगी, तेली नदी कहा जाता है, ठीक है ना। पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, इसलिए क्या कहा जाता है, तेली नदी कहा जाता है। और यहाँ पर विश्व का ताड़ का वृक्ष भी कहा जाता है। क्या बोला जाता है, ताड़ का वृक्ष क्यों कहा जाता है, लिख लेते हैं, विश्व का ताड़ ताड़ का वृक्ष, जिसे इंग्लिश में प्लैम ट्री कहा जाता है। प्लैम ट्री कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ताड़ का तेल निकलता है, ताड़ का तेल बनाया जाता है, इसलिए इसको कहा जाता है विश्व का ताड़ का वृक्ष। ताड़ के वृक्ष पाए जाते हैं, उससे क्या निकलता है, ताड़ का तेल, ठीक है। ताड़ के तेल की वजह से ताड़ का वृक्ष, विश्व का ताड़ का वृक्ष कहा जाता है। यहाँ पर वैसे तो एक छोटा सा है, मैं इसको यहीं लिख ही देता हूँ ताकि हमारे यहीं पे कंप्लीट हो जाएगा। और एक बांध यहाँ पर पाया जाता है, कहाँ, नाइजीरिया में बांध है, इस नदी पर एक बांध है, तो बांध का नाम क्या हो गया, यहाँ पर कैंजी बांध, ये ध्यान रखना है। जो एमपी चीजें वो हमने यहाँ पर नोट डाउन कर लिए। तो सबसे पहले अफ्रीका की थर्ड रिवर है, सबसे लार्जेस्ट रिवर है, सबसे लंबी या सबसे बड़ी, दोनों बड़ी लिख लेते हैं, बिगेस्ट लिख लेते हैं, बड़ी नदी, लार्जेस्ट काट दीजिएगा, लार्जेस्ट मतलब तो हाँ बिग ही हो गया, ऑब्वियसली मैंने लॉन्गेस्ट नहीं बोला, लार्जेस्ट ही बोला, कोई इशू नहीं है, ठीक है ना, कोई इशू नहीं है, ये यहाँ पर ठीक है ये यहाँ पर, ठीक है। उत्पत्ति जो होती है जॉस के पठार से होती है, अटलांटिक महासागर में जाकर गिरती है। और पेट्रोलियम के भंडार पाए जाते हैं, तेल की नदी कहा जाती है, विश्व का ताड़ का वृक्ष कहा जाता है, क्योंकि ताड़ का तेल यहाँ पर सर्वाधिक मात्रा में बनता है। नाइजीरिया नदी है, तो नाइजीरिया के अंदर बह गई और वहाँ पर एक बांध बनाया गया, उसे कैंची बांध कहा जाता है। ऑब्वियसली आपको ये चीज समझ में आई होगी। लिम्पो नदी, अब यहाँ पर हम चौथी लास्ट रिवर पर आ चुके हैं, लिम्पो नदी जो है, डेक्कन्सबर्ग पठार हमने पढ़े थे, अच्छा हाँ हमने पठार पढ़ लिए, सॉरी, आपने जो पठार का चैप्टर हमने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ लिया था, तो ऑब्वियसली अब आपको ऐसा ना लगे कि हमने पठार नहीं पढ़े, पठार हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है ना। लिम्फो रिवर जो है, लिम्पोपो जो है, लिम्पोपो रिवर जो है डेक्कन्सबर्ग के पठार से निकलती है, और कहाँ जाके गिरती है, ग्रेट कारू पठार जो है, लिम्फो रिवर पठार से स्थित ग्रेट कारू पठार के अंदर से निकलती है, और मोजाम्बिया की जल संधि जो है वहां पर जाकर गिरती है, मोजाम्बिया की जल संधि के अंदर जाकर गिरती है, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ये नदी भी काटती है, क्यों, क्योंकि हमने इसको बताया था आपको कि ये नदी भी 2 बार काटेगी। लिम्फो रिवर देखिएगा, ये इस तरह से जा रही है, अच्छा मैंने इसको नीचे बना दिया, कोई इशू नहीं है, ये इस तरह से जाती है ना कर्क रेखा, तो इसको भी 2 बार काटेगी, ठीक है, ये भी 2 बार काटेगी, और ऊपर वाली एक जो नदी कॉन्गो रिवर वो भी 2 बार काटेगी, ठीक है, ये ध्यान रखना, कॉन्गो रिवर भी 2 बार काटेगी और ये भी 2 बार काटेगी, ठीक है। अब यहाँ पर 2 ही चीजें हैं, लिख के देते हैं, कोई इशू नहीं। डेक्कन्सबर्ग डेक्कन्सबर्ग के पठार, डेक्कन्सबर्ग के पठार से निकलती है, डेक्कन्सबर्ग के पठार में स्थित एक जगह है ग्रेट कारू पठार, ठीक है, ग्रेट कारू पठार दक्षिण अफ्रीका के अंदर है, ये दक्षिण अफ्रीका, ठीक है, दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है, ग्रेट कारू पठार से निकलती है और कहाँ पर जाती है, मोजाम्बिक जल संधि,
जल संधि में क्या करती है, गिरती है, ठीक है ना, लिख दिया, कोई इशू नहीं। मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है और यहाँ पर मकर रेखा को 2 बार काटती है। वो कर्क रेखा को काटती है, ये मकर रेखा को 2 बार, 2 बार क्या करती है, काटती है, मकर रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अब यहाँ तक आपको आई होप समझ में आया होगा। छोटी छोटी चीज़ें, अब 2 छोटी छोटी नदियाँ रही है, दोनों को हम करते हैं। ऑरेंज रिवर, यह नदी जो है दक्षिण अफ्रीका से यूरेनियम का भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो किस लिए प्रसिद्ध है ये आपको याद रखना, बाकी और कुछ चीज़ नहीं है। दक्षिण अफ्रीका के अंदर जो है ये नदी, दक्षिण अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका मतलब दक्षिण अफ्रीका के अंदर, दक्षिण अफ्रीका बोल दीजिएगा आप इसको, साउथ अफ्रीका भी एक देश ही है वहाँ पर, ठीक है ना। उसमें यहाँ पर क्या है, यूरेनियम, यूरेनियम का भंडार, यूरेनियम का भंडार के लिए प्रसिद्ध, ठीक है, यूरेनियम के भंडार के लिए प्रसिद्ध है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। ऑब्वियसली छोटी छोटी चीजें थी, हमने यहाँ पर रिवर्स कंप्लीट कर लिया, तो मैं एक बार रिवाइज वापस कर देता हूँ। नील नदी थी, कॉन्गो रिवर थी, नाइजर नदी थी, और जिम्बोजी नदी थी। जिम्बोजी नदी शायद हमने नहीं पढ़ी, हम गलत तो नहीं हुआ है, पर जिम्बोजी नदी यहाँ पर आ गई, ठीक है। मैं इसको कर देता हूँ, यहीं पर ही कर देते हैं। जिम्बोजी नदी, मैंने कहा ना रहा क्या है, मैं इसीलिए रिवाइज कर रहा था कि रहा क्या है। ऑब्वियसली जिम्बोजी नदी, इसी पे पूरा कर लेंगे, कोई इशू नहीं। जिम्बोजी नदी जो है वो रवांडा भी एक देश है, रवांडा के पठार से निकलती है। बाई प्लेटू है रवांडा का पठार, बाई प्लेटू है रवांडा के, बी प्लेटू बोल सकते हो या बाई प्लेटू बोल सकते हो। बी प्लेटू पठार से निकलती है और मोजाम्बिक जल संधि में गिरती है। कहाँ से निकली है, तो यहाँ पर रवांडा के, उत्पत्ति लिख देता हूँ, उत्पत्ति, ठीक है, उत्पत्ति करी है हमने। उत्पत्ति कहाँ से हुई है कि बी पठार से निकलती है, ये बाई जैसा आप लिख सकते हैं, बाई प्लेटू से निकलती है और कहाँ गिरती है, मोजाम्बिक जल संधि में, मोजाम्बिक जल संधि, ठीक है, मोजाम्बिक जल संधि के अंदर गिरती है। ओके, देन इसके अंदर मोजाम्बिक, जाम्बोजी नदी जो है वो जाम्बोजी देश में विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है। मतलब कहाँ निकलेगी, अब आपको पता है, जहाँ से जिस देश के अंदर से निकल रही है वहाँ तो रहेगी। तो यहाँ पर कौन सा जलप्रपात स्थित है, ठीक है ना, जाम्बिया देश के अंदर, जाम्बिया देश में विक्टोरिया जलप्रपात। अगर आपको कहा जाए विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ स्थित है, तो जाम्बिया देश में स्थित है, ऐसा नहीं जाम्बिया और किस नदी पर है, तो आपको ये पता लग जाएगा, विक्टोरिया जलप्रपात, विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है, ठीक है। विक्टोरिया जलप्रपात स्थित है जो अफ्रीका का सबसे ऊंचा, यस यहाँ पर देखिएगा, अफ्रीका का सबसे ऊंचा अफ्रीका का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। अफ्रीका का क्या है, सबसे ऊंचा जलप्रपात है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अंदर देखा जाए तो एक बांध भी बनाया गया है, और इस नदी के ऊपर एक बांध बनाया गया है, जिसको बांध बनाया गया है करीबा बांध यहाँ पर स्थित है। ऑब्वियसली नदी बनेगी तो वहाँ पर पर्यटन की दृष्टि से और जल के विद्युत निर्माण की दृष्टि से एक बांध बनाया जाएगा, तो बांध बनाया गया है करीबा बांध। तो यहाँ तक आपने सारा नदियों के बारे में डिस्कस किया। एक बार मैप के अंदर फुल प्रूफ तरीके से एक बार देख लेते हैं कि नदियाँ कहाँ कहाँ पाई गई और कौन कौन से एरिया के अंदर पाई गई। उसके बाद अपन अगले टॉपिक के ऊपर आएंगे, फिर हमारा लेक्चर भी फिनिश हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से देखिएगा, मैं इस बार एक बार कलर चेंज कर लेता हूँ ताकि ब्लैक आपको इसके अंदर दिखेगा नहीं, ब्लू ही है मेरे पास। ये देखिए, सबसे पहले ब्लू नील और वाइट नील, ब्लू नील निकली है, वाइट नील निकली है, और यहाँ पर मिली है सूडान के, यहाँ पर सूडान की राजधानी, और ये यहाँ पर जाती हुई बेसिन बना रही है, ठीक है ना। ये बेसिन बनाती है, मुहाने पर एक बंदरगाह भी स्थित है, ठीक है। ये हो गई हमारी पहली रिवर, नाइजर रिवर, नाइजीरिया के अंदर है। ये देखिए इस तरह से निकली है और इस तरह से बाहर आ गई, ठीक है। वो मैंने भी बनाई है, कोई इशू नहीं है, वो मैं आपने दिखाया था जब, तो हमने बताई दी वो सारी नदियाँ हमने वहाँ पर भी देखी है। यहाँ पर देखिएगा जिम्बाजी, ये रही जिम्बाजी, ठीक है ना। लिम्फो यहाँ पर नहीं लिखी हुई, ये लिम्फो रिवर यहाँ से बताई थी मैंने आपको। ऑरेंज रिवर ये इस तरह से निकलती हुई और इस तरह से निकल गई, ठीक है ना। ये होगी यहाँ पर लगभग सारी रिवर्स हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है, ठीक है। कॉन्गो रिवर जो बीच में से निकलती है, कॉन्गो रिवर वो यहाँ पर बताई दी आपको, ठीक है। कॉन्गो रिवर थी, 5 नदियाँ हैं, याद रख सकते हैं, नील नदी, कॉन्गो नदी, नाइजर नदी, जी नदी और लिम्पोपो और ऑरेंज रिवर, ये यहाँ पर नदियाँ पूरी होती है, ठीक है। अब आते हैं हम अगले टॉपिक के ऊपर। यहाँ पर जहाँ पर लोग रहेंगे वहाँ जनजातियाँ भी पाई जाएगी, तो अफ्रीका की जनजाति के बारे में, प्रमुख जनजातियों के बारे में डिस्कस करते हैं। प्रमुख जनजातियाँ कौन कौन सी हैं, तो प्रमुख जनजातियों के अंदर अगर हम आए तो आप देखिएगा, एरिया वाइज ही हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर तंजानिया और केनिया के अंदर एक प्रजाति पाई जाती है। तंजानिया और केनिया के अंदर जो प्रजाति पाई जाती है वो उसको लिख लेते हैं पहले, केनिया तथा तंजानिया। केनिया और तंजानिया के अंदर जो पाई जाती है जनजाति उसे कहते हैं मसाई जनजाति, ठीक है। मसाई जनजाति पाई जाती है, मैं अब सीधा नाम ही लिखूंगा, आप इसको एरिया वाइज देख लीजिएगा। और कालाहारी मरुस्थल के अंदर जो प्रजाति पाई जाती है, कालाहारी मरुस्थल जो है उसके अंदर 2 प्रजातियां पाई जाती हैं, बुशमैन और जुलू, 2 प्रजातियां यहाँ पर पाई जाती हैं कालाहारी के अंदर।
ठीक है ना। काला हरी में बुशमैन और जुलू प्रजातियाँ पाई जाती है। ये जो है ये दक्षिण अफ्रीका के अंदर आता है, जुलू प्रजाति जो है दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। और बुशमैन जो है वर्ल्ड वॉत्सोवा, वॉत्सोवा नाम से जो देश है वहाँ पर पाई जाती है बुशमैन, ठीक है। और यहाँ पर देखा जाए तो बीच में मिड में कॉन्गो है, कॉन्गो के अंदर कॉन्गो बेसिन है, कॉन्गो बेसिन के अंदर एक प्रजाति पाई जाती है पिगमैन, पिग्मी, पिग्मी और बेतू। कॉन्गो, कॉन्गो बेसिन, कॉन्गो बेसिन के अंदर भी प्रजाति पाई जाती है पिग्मी और पिग्मी और बेंतू, ठीक है। और अब अगर देखें लास्ट में नाइजीरिया की तरफ देखें आए तो नाइजीरिया की तरफ जो प्रजाति पाई जाती है, नाइजीरिया में, नाइजीरिया के अंदर भी प्रजाति पाई जाती है। नाइजीरिया है प्रमुख प्रमुख देख रहे हैं तो यहाँ पर पहली प्रजाति है हाउसा और दूसरा प्रजाति है फुलानी, ठीक है। हाउसा और फुलानी दो प्रजातियां पाई जाती है। हाउसा जो है वो कृषक, जो कृषि करते हैं वो प्रजाति है हाउसा, और फुलानी जो है वो पशु पालक। अगर कह दिया जाए कि दक्षिण अफ्रीका की या अफ्रीका की कौन सी प्रजाति है जो कृषक है, निम्न में से ऑप्शन दे दें तो आपको यहाँ पर हाउसा आपको पता चल जाएगा, और पशु पालक है, कौन सी प्रजाति पशुपालक है तो उसके अंदर आप इसको फुलानी। ओके, ये हमने यहाँ पर इसके बारे में ज़्यादा कुछ डिस्कशन है नहीं, जो प्रमुख प्रमुख थी वो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। एक बार वापस देखते, मसाई हो गई, केन्या और तंजानिया के अंदर मसाई हो गई, कॉन्गो बेसिन के अंदर आ गई पिग्मी और बेतू, ठीक है। और कालाहारी मस्टर के अंदर बुशमैन और जूली, जूलू, ठीक है ना। नाइजीरिया है, नाइजीरिया के अंदर हाउसा और फुलानी, हाउसा जो कृषक है और फुलानी पशुपालक है, ठीक है। ऑब्वियसली हमने यहाँ पर छोटा सा चीज़ थी उसको डिस्कस किया है। अब आप यहाँ पर देखिएगा कि हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है। ये जो एरिया है, ये जो एरिया है ये हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। ऑब्वियसली मैंने गलत बनाया या सही बनाया कुछ डिस्कस मुझे लग नहीं रहा है, यूं ले लेते हैं चलिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका। हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ अफ्रीका का मतलब है चार ऐसे देश, चार देशों का समूह, ठीक है ना। चार देश, चार ऐसे देशों का समूह जो कहा जाता है। इसके अंदर सबसे पहला नाम आ जाएगा इरिट्रिया, इरिट्रिया। दूसरा जो देश आता है वो आता है आपका जुतुती, जबूती, सॉरी जबूती, लिखने में थोड़ा सा इशू हो गया, और इथोपिया, जबूती, इथोपिया और सोमानिया, सोमालिया। ये नाम आपने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं, ये दोनों तीनों नाम इथोपिया, जबूती और सोमालिया, इट्रिका, इट्रिया। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि भाई हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका का सींग, या इसे और भी कुछ नाम दिए जाते हैं, मैं आपको इसके साथ साथ में और भी लिख देता हूँ। अफ्रीका का सींग, अफ्रीका का सींग कहा जा सकता है इसे, या इसे कहा जा सकता है उत्तर पूर्वी, उत्तर पूर्वी अफ्रीका, उत्तर पूर्वी अफ्रीका कहा जा सकता है। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कौन कौन से देश हैं तो यहाँ पर आप इसमें बता सकते हैं कि कौन कौन से देश यहाँ पर, चार देश हैं, चार देशों के बारे में आपको ध्यान होना चाहिए। अफ्रीका के सींग बाहर की तरफ यूँ निकला हुआ है ना सींग टाइप में, तो ये वाला देश है, मैंने वो पहले गलत ले लिया था, बाहर की तरफ सींग के टाइप में निकला हुआ है, तो ये चारों देश होते हैं। एक बार वापस देख लेते हैं ताकि ये चारों देश हैं। अब ठीक है, ठीक है, ये चारों देशों के बारे में यहाँ पर डिस्कस कर लिया है हमने कि भाई हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका इट्रिया, जबूती और इथोपिया, सोमालिया, ये चार देश होते हैं जिन्हें हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। बस इतना ही क्वेश्चन पूछता है कि भाई चारों में से कौन सा ऐसा जो है हॉर्न ऑफ अफ्रीका में, तीन तीन है चौथा नहीं है, या चार में से एक नहीं है, तो यहाँ से आप चारों के बारे में पता हो सकता है। अब अगर अफ्रीका के खनिज संपदा के बारे में देखा जाए तो पठार होंगे, तो पठार से खनिज तो निकलेगा ही निकलेगा, तो तीन चार पठारों के बारे में भी डिस्कस करें, साथ ही साथ उनके खनिज के ऊपर भी कर लेंगे, ठीक है ना। बी पठार, ठीक है ना, बी पठार हमने अभी पढ़ा ही था। बी पठार जो था वहाँ पर बॉक्साइट सबसे ज़्यादा निकलता है, बॉक्साइट के भंडार हैं बी पठार के ऊपर, बी पठार है। दूसरा पठार जो है कंगा, टंगनिका, नहीं कंटगा, कंटगा पठार, टंगनिका अलग है, वो तकरीबन है, टंगनिका भी हम पढ़ेंगे आगे। ये जो है ये कॉन्गो के अंदर है, कॉन्गो, कॉन्गो गणराज्य, अलग राज्य है, कॉन्गो गणराज्य प्लस जाम्बिया, जाम्बिया, ठीक है। और यहाँ पर पाया क्या जाता है, तो यहाँ पर टिन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, टिन के भंडार, वैसे एक पेज दो पेज लग सकता है पर, ठीक है। जॉस पठार, पठार के बारे में सिर्फ आपको नाम ध्यान रखना है यहाँ पर, क्योंकि हमने यहाँ पर देखा कि जो जो चीज़ें यहाँ से निकल रही थी, रिवर्स निकल रही थी या झीलें निकल रही थी, तो वो आपको यहाँ पर पठार के बारे में, तो पठार और खनिज दोनों साथ में हो जाएंगे, कोई इशू नहीं। अब ये देखिएगा ये नाइजीरिया में भी है, नाइजर में भी है और नाइजीरिया में, दोनों अलग अलग देश हैं, तो दोनों के अंदर पाया जाता है। नाइजर और नाइजीरिया दोनों आपको यहाँ पर ध्यान रखने हैं। अगर यहाँ पर कहा जाए तो क्या चीज़ सबसे ज़्यादा पाई जाती है, तो कोयला, कोयले के भंडार है यहाँ पर, और लोह अयस्क, जहाँ कोयला रहेगा वहाँ लोह अयस्क आपको मिलेगा ही मिलेगा। लोह अयस्क और कोयला दोनों चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाएगी। ग्रेट कारू, ग्रेट कारू पठार, ग्रेट कारू पठार जो है, ग्रेट कारू पठार दक्षिण अफ्रीका के अंदर स्थित है, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। और यहाँ पर विश्व का स्वर्ण नगरी कहा जाता है, विश्व का स्वर्ण नगरी कहा जाता है
जोहान्सबर्ग, जॉन्सबर्ग है, उसे कहा जाता है विश्व का स्वर्ण नगरी, विश्व की स्वर्ण नगरी। स्वर्ण नगरी कहते हैं तो सोना निकलता होगा ऑब्वियसली, बिल्कुल सोना निकलता है यहाँ से। तो कहा जा सकता है यहाँ पर क्या है, हो हीरा और सोना तथा प्लेटिनियम के भंडार। ठीक है ना, हीरा सोना और प्लेटिनियम के क्या यहाँ पर भंडार स्थित है। और यहाँ पर एक खान है, सोने के लिए एक खान है जो आपने काफ़ी, अगर आपने जीके पढ़ा है तो उसके अंदर बताया होगा, किम्बरले। मुझे बताने की जरूरत नहीं है वैसे तो, किम्बरले की खान जो है विश्व में सबसे गहरी खान है। क्या है, विश्व की सबसे गहरी खान है और सोना पाया जाता है, गहरी है इसलिए सोना पाया जाता है। ऑब्वियसली अपने यहाँ पर पठार भी कर लिए और खनिज संपदा भी साथ में कर लिए। ठीक है, अगला चलते हैं, वापस रिवाइज कर देता हूँ। बी पठार में बॉक्साइड, कंट का पठार है कॉन्गो रिवर और कॉन्गो गणराज्य और जाम्बिया के अंदर स्थित है, 3 सबसे ज्यादा पाया जाता है। जोस पठार नाइजीरिया और नाइजीरियन के अंदर है, कोयला और नाइजीरिया और नाइजर के अंदर है, कोयला और लोहा पाया जाएगा, कोयला जहाँ पाया जाएगा। ग्रेट कारू पठार, ये याद रखना, ग्रेट कारू पठार दक्षिण अफ्रीका का जॉन्सबर्ग कहा जाता है, दक्षिण अफ्रीका का जॉन्सबर्ग, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है, सोना पाया जाता है, तो इसे स्वर्ण नगरी भी कहा जाता है, स्वर्ण नगरी कहा जाता है। इसके साथ में हीरा, सोना और प्लेटिनियम, 2 चीजें पाई जाती है। और किम्बरले की खान जो है वो सोने के लिए प्रसिद्ध है, वो तो है ही, पर सबसे गहरी खान है। ठीक है ना, ये यहाँ पर हमने कहा। अब कृषि, कुछ कुछ चीजें में जहाँ पर ज्यादा कृषि भी होती होगी, तो हम 3-4 जगह के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले केनिया, मैं नाम लिख देता हूँ, उसके बाद में हम इसके जो सबसे ज़्यादा उत्पादित, इथोपिया, इथोपिया। तीसरा हम यहाँ पर आता है नाइजीरिया। और चौथा हम यहाँ पर आता है ट्यूनीशिया। और 5वां नाम आता है दक्षिण अफ्रीका। ठीक है, दक्षिण अफ्रीका। पहला केनिया जो है वो सर्वाधिक चाय के लिए प्रसिद्ध है। केनिया, सबसे ज़्यादा चाय का उत्पादन कहीं होता है तो वो केनिया में होता है। इथोपिया में कॉफ़ी का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है, नाइजीरिया के अंदर पाम ऑयल जो होता है उसका सर्वाधिक उत्पादन होता है। ट्यूनेशिया के अंदर जैतून का तेल, ठीक है ना, जैतून का तेल शरीर के लिए अच्छा होता है, तो जैतून का तेल यहाँ पर पाया जाता है। और वोल्टास, यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका के अंदर वोल्टास के शीतोष्ण घास के मैदान पाए जाते हैं। और शीतोष्ण घास के मैदान जो होते हैं तो मक्का, त्रिभुजाकार मैदान पाए जाते हैं, उसके अंदर मक्का सर्वाधिक पाया जाता है। तो आपको ये दोनों चीज लिख लीजिएगा, वोल्टास के वोल्टास के घास के मैदान पाए जाते हैं। और कैसे होते हैं, शीतोष्ण होते हैं, और शीतोष्ण होने के कारण यहाँ पाया जाता है मक्का त्रिभुज पाया जाता है। ठीक है ना, त्रिभुजाकार होते हैं तो मक्का, खेतों को त्रिभुजाकार बनाया जाता है तो मक्का त्रिभुज पाया जाता है। ठीक है ना, इस तरह से लिखा मक्का पाया जाता है, आप ये ध्यान रखिएगा। यहाँ पर क्या प्रसिद्ध है, तो वोल्टास के मैदानों में क्या प्रसिद्ध है, मक्का। ओके, यहाँ पर केनिया चाय, इथोपिया कॉफी, नाइजीरिया पाम ऑयल, टूनेशिया जैतून का तेल, दक्षिण अफ्रीका मक्का और शीतोष्ण वोल्टास घास के मैदान, ये ध्यान रख लीजिएगा। यहाँ तक हमने पढ़ा। अब हम अफ्रीका के पठार के ऊपर बात हो चुकी, सारी चीजें बात हो, अब लास्ट मरुस्थल के ऊपर आते हैं। सबसे थोड़ा लंबा टॉपिक रहेगा मरुस्थल, इसको आज फिनिश करेंगे कंप्लीटली हम, तो लंबा भी वो वीडियो कोई इशू नहीं है, आप धैर्य बनाए रखिएगा, आप साथ रहेंगे तो सब कुछ ईजी से हो जाएगा। ठीक है, बार बार वीडियो को देखिएगा ताकि आपको ये सारी चीज़ें एक से ज़्यादा बार समझेंगे, देखेंगे तभी समझ में आएगी। मैं 2-3 घास के मैदान यहाँ पर मरुस्थल बना देता हूँ ताकि फिर अपन इसको वीडियो को आगे की तरफ लेकर फिनिश करें। ये यहाँ पर जो बिल्कुल सेंटर में जो पाया जाता है, ये आपका पाया जाता है हमारा सारा का मरुस्थल। ठीक है, सारा का मरुस्थल के कुछ अवशेष हमारे राजस्थान के अंदर भी आते हैं, भारत के अंदर भी आते हैं। ठीक है ना, इस तरह से ये यहाँ पर 3 मरुस्थल यहाँ पर सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो आपको तीनों मरुस्थल के बारे में मैं यहाँ पर कुछ ना कुछ बता ही देता हूँ। ठीक है, ब्लू ले लेंगे। सहारा का मरुस्थल सबसे बड़ा मरुस्थल है, पहले तो है सबसे बड़ा ही है सहारा डेजर्ट। ठीक है, सहारा का जो है सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है और अफ्रीका के उत्तरी भाग में ऊपर की तरफ स्थित है। और यहाँ पर देखा जाए तो कुल 11 देश आते हैं, 11 देश सहारा के मरुस्थल के अंदर आते हैं। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो यहाँ पर पथरीली जो मरुस्थल है, या पथर पथरीला जो मरुस्थल है, इसको हमाद कहा जाता है। यहाँ पर कुछ ऊपर उबड़ खाबड़ भी होंगे, कुछ पर्वत भी होंगे, पठार भी होंगे, तो इस तरह से जो पर्वताकार है, पत्थराकार है, उसके ऊपर देखा जाए तो उसे हमाद कहा गया है। विश्व में सबसे विरल जनसंख्या वाला घनत्व यही क्षेत्र पाया जाता है। यहाँ पर बहुत कम लोग एरिया वाइज रहते हैं, काफी लंबा लंबा है। अगर आप ब्लॉग्स वगैरह यूट्यूब पर देखते होंगे लोगों के, अफ्रीका घूमने जाते हैं, कई लोग नामीबिया जाते हैं, कई यूट्यूबर्स हैं जो जाते हैं, तो उनकी वीडियोस देखोगे तो आप बताया जाएगा कि होटल इतना बड़ा होता है कि उतने बड़े बड़े होटल होते हैं जिनसे हम इनके कमरे चेकआउट से इतने दूर दूर होते हैं। तो इतना मतलब रहने का यहाँ पर विरल जनसंख्या घनत्व पाया जाता है। सहारा मरुस्थल में अगर देखा जाए तो लीबिया का दूसरा सबसे बड़ा गर्म स्थल एक पाया जाता है, अली अजीजिया अर्जीजिया बोला जाता है, अली अर्जीजिया, वो सबसे गर्म मरुस्थल है यहाँ पर, दूसरा सबसे बड़ा गर्म स्थल है यहाँ पर। और विश्व का सबसे प्रथम सर्वाधिक गर्म स्थल यूएसए के अंदर मृत घाटी है। ठीक है ना, तो पहला दूसरा दोनों बता दिए, पहला दूसरा भी बता दिया, पहला बता दिया। ठीक है, और ये था सहारा का मरुस्थल। सहारा के मरुस्थल के बाद आता है नामीबिया का मरुस्थल। नामीबिया का मरुस्थल देखिएगा दक्षिण पश्चिम की ओर है, बिल्कुल साइड में, ये नामीबिया, नामी नमीबा मरुस्थल, मैं नामीबिया बोलता हूँ, थोड़ा सा टंग प्रॉब्लम है क्योंकि कुछ चीज़ें हम पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बाद में हमें ध्यान रहती है कि हम गलत बोल रहे हैं।
नमीब मरुस्थल, नमीब मरुस्थल है वो, नमीब मरुस्थल कहाँ पाया जाएगा, नामीबिया में पाया जाएगा, ठीक है ना, मैं नामीबिया ही बोल देता हूँ, नामीबिया का मरुस्थल, ठीक है। विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल है और इस मरुस्थल का निर्माण जो है वो पश्चिमी घाट पर स्थित प्रवाहित होने वाली एक जलधारा है, ठंडी जलधारा है, बेगुल बेगुला झील जो है, बेगुला झील से होता है। तो इसका निर्माण इससे दक्षिण अफ्रीका की पश्चिम घाट है उससे स्थित है, तो ठीक है ना। ये इतना सा नबी, इसमें कुछ ज्यादा खास नहीं है, सारा का था जो सारा का हम डिटेल से अभी आपको लिखा देंगे, ठीक है ना। कालाहारी मरुस्थल 3 देशों के अंदर पाया जाता है, अफ्रीका के 3 देशों में, मैंने थोड़ा साइड में बना दिया, ये बीच में आएगा लगभग इतना, 3 देशों से बनाया हुआ है ये कालाहारी मरुस्थल। कालाहारी मरुस्थल 3 देशों के अंदर पाया जाता है, नामीबिया, नामीबिया का आधा हिस्सा इधर भी आता है, ठीक है ना, बोत्सवाना और दक्षिण अफ्रीका, ठीक है ना। ये 3 देश होते हैं, इन तीनों देशों के अंदर ये कालाहारी मरुस्थल पाया गया है। और कालाहारी मरुस्थल में क्या है कि एक पक्षी पाया जाता है, शुतुरमुर्ग जिसका अंडा बड़ा होता है, शुतुरमुर्ग जो है वो कालाहारी मरुस्थल के अंदर पाया जाता है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जाति पाई जाती है, जो अभी हमने आपको पहले बताई दी थी। और बुशमैन जनजाति जो है वो चावल दम को कहा जाता है, चावल दिमाग को कहा जाता है, ये बुशमैन जनजाति को चावल दिमाग को, चावल की उत्पादन ज्यादा करते हैं। इसमें जो चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी। अब मैं थोड़ा सा ब्रीफ में इसको लिख देता हूँ ताकि आपको सारी चीज़ें नोट्स के रूप में बन जाए। सारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल। फिर इस लेक्चर को खत्म करते हैं, ऑलमोस्ट हम लास्ट पॉइंट पर खड़े हैं, बस मरुस्थल होने के बाद में सारा सबसे बड़ा मरुस्थल, आगे विश्व लिख देते हैं, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, ठीक है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल हो गया। और टोटल विस्तार, इसका विस्तार कितना है, विस्तार टोटल 11 देशों के अंदर है, 11 देशों के अंदर इसका विस्तार है। और मरुस्थल कैसा पाया जाता है, तो मरुस्थल पथरीला 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 मरुस्थल पाया जाता है। तो पथरीले मरुस्थल को यहाँ पर क्या कहा गया है, मरुस्थल को हमादा की संज्ञा दी गई है, ठीक है। पथरीला मरुस्थल पाया जाता है, हमादा की संज्ञा दी गई है। और विश्व में सबसे विरल अगर घनत्व, जनसंख्या घनत्व है तो वो यही है, सबसे विरल जनसंख्या घनत्व, विरल जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल, ठीक है। काफी कुछ चीजें आपको समझ में आ रही है। सारा का मरुस्थल जो है वो विश्व की सबसे गर्म, हाँ अब यहाँ पर लिखते हैं, विश्व का दूसरा सर्वाधिक गर्म स्थल अल अर्जीजिया जो है ये लीबिया के अंदर है दूसरा। और फर्स्ट वो है यूएसए की मृत घाटी, ठीक है ना, फर्स्ट मृत घाटी है यूएसए की। और दूसरे स्थान पर ये जो आता है ये अल अर्जीजिया जो है वो लीबिया के अंदर स्थित है, जो सबसे गर्म स्थल है। ये हमने पढ़ा है आपको सारा का मरुस्थल के बाद हम आते हैं नबी का मरुस्थल कहाँ है, स्थित कहाँ है, तो वहां पर हमने लिख ही दिया था, ये उत्तर में स्थित है, इसको लिख लीजिएगा, उत्तरी भाग में, ठीक है, उत्तरी भाग में, पहले पॉइंट पे लिख लीजिएगा, उत्तरी भाग में स्थित है, विश्व का सबसे बड़ा है। अब यहाँ पर लिखने जाएंगे तो क्या लिख देंगे कि ये है आपके दक्षिण पश्चिमी भाग के अंदर स्थित है। और कहाँ स्थित है, नामीबिया के अंदर स्थित है, ठीक है, नामीबिया में स्थित है। और विश्व का सबसे प्राचीन, ठीक है ना, विश्व का सबसे प्राचीन मरुस्थल है। और कहा जाता है इसका निर्माण जो है, अफ्रीका के पश्चिमी घाट या पश्चिमी तट पर प्रवाहित बेगुला जलधारा से होता है, ठीक है ना, और जो क्या है, ठंडी है, बेगुला जलधारा से होता है, और जो जलधारा क्या ठंडी है। विश्व का सबसे प्राचीनतम है, उत्तर पश्चिमी भाग में नामीबिया में स्थित है। और इसका निर्माण जो होता है पश्चिमी तट पर बेंगुला जलधारा के प्रवाह से होता है। और ये जलधारा जो है बहुत ही ठंडी जलधारा है, ठीक है ना। कालाहारी मरुस्थल जो है वो 3 देशों के अंदर है, 3 देशों में है, आपको बता ही दिया था, फिर वापस नाम लिख देते हैं, कोई इशू नहीं है। नामीबिया में है। दूसरा आपको बताया था बोत्सवाना। और तीसरा जो आपको बताया था वो बताया था यहाँ पर दक्षिण अफ्रीका। 3 देशों के अंदर स्थित है। कालाहारी मरुस्थल में एक पक्षी पाया जाता है, पक्षी का नाम क्या है, शुतुरमुर्ग। ये मुर्ग है, ठीक है ना, शुतुरमुर्ग, ऑस्ट्रिच इंग्लिश में जैसे कहते हैं, ऑस्ट्रिच
ठीक है, ऑस्ट्रिच बोलते हैं, प्रसिद्ध है इसलिए यहाँ पर अपन भी देखते हैं। यहाँ पर एक बुशमैन प्रजाति पाई जाती है, बुशमैन, बुशमैन प्रजाति के लोग पाए जाते हैं या जनजाति के लोग पाए जाते हैं। बुशमैन जनजाति के लोग जो पाए जाते हैं वो बुशमैन जाति का चावल दिमको, चावल दिमको को कहते हैं, चावल दिमको जो होते हैं को कहा जाता है। बुशमैन जाति पाई जाती है और बुशमैन जाति का चावल दिमको कहा जाता है, मतलब चावल दिमको होते हैं उनको कहा जाता है। तो यहाँ पर ही हमने कालाहारी मस्टर भी पढ़ लिया। अब एक बार देख लेते हैं सारा का डेजर्ट। ये सारा का डेजर्ट, कॉन्गो बेसिन, इथोपिया हाईलैंड, प्लेटू, कालाहारी, कालाहारी आ गया। ये नामीबिया यही है, ये नामीबिया का है। ये जो पठार जो आएगा आपका नामीबिया का पठार, इसमें लिखा हुआ नहीं है, कोई इशू नहीं, नामीबिया का पठार बता ही दिया। सारा हो गया, कालाहारी हो गया, नामीबिया हो गया। ओके, ये सारा हमने यहाँ पर कर लिया। स्वेज नहर, अब यहाँ पर क्या है कि स्वेज नहर, एक स्वेज नहर हमने स्टार्टिंग में पढ़ लिया था वैसे। ये यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये कृत्रिम रूप से नहर बनाई गई है, स्वेज नहर। स्वेज नहर, स्वेज नहर के बारे में आपको ऑब्वियसली थोड़ा थोड़ा ध्यान होगा। ये स्वेज नहर कृत्रिम जाने का रास्ता बनाया हुआ है, तो स्वेज नहर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेंगे, यहीं पढ़ लेते हैं। ब्रिटिश साम्राज्य की ब्रिटिश साम्राज्य की क्या कही जाती थी, स्नायु, स्नायु नाड़ी, स्नायु नाड़ी कही जाती थी, ठीक है ना। यहीं से ये आना जाना करते थे, ट्रेड करते थे। ब्रिटिश जाने के लिए इन्होंने रास्ता इसी से बनाया था, भारत और गल्फ कंट्रीज से निकलकर। तो ये है, और ये कहाँ स्थित है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर के मध्य, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर व लाल सागर। भूमध्य सागर और लाल सागर को क्या करती है, जोड़ती है, कौन, स्वेज नहर जोड़ने का कार्य करती है, ठीक है। और ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा ब्रिटिश सरकार द्वारा 1859 से लेकर 69 में, 1859 से 1869 1859 से 1869 के अंदर एक इंजीनियर थे, फ्रांसीसी इंजीनियर, फ्रांसीसी इंजीनियर थे फर्डिनांड डी लाप्लास, लाप्लास के नाम से याद रखें, डी लाप्लास या फर्डिनांड डी लाप्लास। तो इन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और मिस्र में ये स्नाई प्रायद्वीप को काटकर, मिस्र का एक प्रायद्वीप है, मिस्र के स्नाई प्रायद्वीप को काटकर ये बनाई गई थी, मतलब एरिया को काटकर ही बनाया गया था। और ब्रिटिश स्नायु थी, और इसकी लंबाई जो अगर देखें तो इसकी लंबाई जो है वो 162 किलोमीटर लंबी है ये, तो बहुत ही लंबी है वैसे तो, काफ़ी लंबा है। तो ये था स्वेज नहर के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको यहाँ पर मिल रही है, और आई होप आप हमसे जुड़े रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में, टेक केयर।